अब एक चीज़ याद रखना कि लैंग्वेज को टैकल करने का तरीका, लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है। तो लैंग्वेज में मार्क्स रहेगा वो आपको इस पैटर्न में कि आपको हिंदी में थोड़ा सा आर्ट आपके पोएम है, तो सारे पोएम्स का एप्रिसिएशन बना कर एक अच्छे फॉर्मेट में प्रॉपर टेक्निक यूज करेंगे एंड प्रॉपर एक्सप्रेसिव एटीट्यूड लगाएंगे। अब एक्सप्रेसिव एटीट्यूड होता क्या है भैया, तो देखो एक्सप्रेसिव एटीट्यूड आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में 90% वाले को प्लस लेके आना। सेक्शन 5 से आपका गेम शुरू होगा असली वाला, जिसको सिर्फ 5% लोग करते हैं एंड ये 95% लोग करते हैं, इसलिए 5% का मार्क्स जाता है ज़्यादा, इनकम हो जाता है कम। तो ये आप आराम से पूरे ग्रामर में अच्छा खासा 7 से 8 मार्क्स आपका यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा अगर इसमें नवंबर के एंड में, नवंबर के आसपास में, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ मई के महीने में आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप तो हेलो अंटर पंटर, माई सेल्फ विनायक दुबे स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक लिस्ट भैया के अंदर। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था स्ट्रेटेजी फॉर ज्योग्राफी, तो अपना सारा सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी डिस्कस हो गया है। अब एंट्री मारते हैं लैंग्वेजेस के अंदर। तो लैंग्वेजेस में आपका पहला है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी, तीसरा है मराठी। अब एक चीज याद रखना कि लैंग्वेज को टैकल करने का तरीका, लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सब्जेक्ट्स। जैसे कि सब्जेक्ट तो आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी एक सब्जेक्ट ही है, बट हम उन्हें लैंग्वेज में कहते हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का तरीका अलग है। लैंग्वेज आपको अलग तरीके से टैकल करना है। आपके सब्जेक्ट्स होते हैं 40 मार्क्स के, लेकिन जो लैंग्वेजेस होते हैं वो आपका होता है 80 मार्क्स का। तो जितना इजी लग रहा है उतना इजी लैंग्वेजेस होता नहीं है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज में क्या आता है आपका। तो देखो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जिसमें से सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग करना है वो हिंदी में आप कर लेते हो, और जो सबसे ज्यादा जो मार्क्स कटता है वो कटता है आपका इंग्लिश के अंदर, बिकॉज इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट चेक होता है एज कम्पेयर टू हिंदी और मराठी। एंड बेसिकली स्ट्रिक्ट वर्ड सेम ही रहेगा, बट एट द मेन टाइम ये एक और चीज होता है कि बच्चे आजकल इंग्लिश की इतने अच्छे से लिख नहीं पाते, स्पेशली हमारे टाइम में ऐसा नहीं हो पा रहा था। बिकॉज आप अभी भी नोटिस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 10th का, अब देखना आपका जो लैंग्वेज में मार्क्स रहेगा वो आपको इस पैटर्न में रहेगा कि आपको हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा, सबसे ज्यादा हिंदी में, फिर मराठी में एंड इंग्लिश में। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे आपका वाइस वर्सा हो जाए, जैसे कि हिंदी तो आपको हाईएस्ट रहेगा सब में, मेजोरिटी केसेस में ऐसा ही होता है, बच्चे कुछ केस में ऐसा नहीं हो पाता। तो देखो ये आपका ये केस हो गया। अब दूसरी तरीका है कि लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है। तो लैंग्वेज के लिए आपकी चाहिए टेक्निक प्लस एक्सप्रेसिव एटीट्यूड। देखो बेसिकली होता ही है कि आपको सारे चैप्टर्स आपको लैंग्वेज में समझ में आ जाएंगे। टेक्निक से याद आ गया, चैप्टर से याद आ गया। तो अगर इंग्लिश की बात करूं तो इसमें आपके टोटल है 24, जिसमें से अप्रोक्स 16 है आपके प्रोस, जो 8 है वो है आपके पोयम। ठीक है, तो अब ये बात ऐसा है कि सारे स्कूल में सारे बच्चों को, सारे क्लास में मतलब 10th के सारे बच्चों को ये 24 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 24 सब पढ़ेंगे, लेकिन 24 में से बहुत कम बच्चे होंगे जो प्रॉपर टेक्निक यूज करेंगे एंड प्रॉपर एक्सप्रेसिव एटीट्यूड लगाएंगे। अब एक्सप्रेसिव एटीट्यूड होता क्या है भैया, तो देखो एक्सप्रेसिव एटीट्यूड ये होता है, आपको मैं फील करवाता हूँ। बेसिकली ऐसा आपने आपको फील किया होगा कि आपके पास किसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा जानकारी है। जैसे अगर आपसे मैं किसी पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पूछ लूं, जैसे कि आपके हिसाब से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी भी चीज के ऊपर, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, आपका पॉलिटिक्स हो गया, या आपका कोई भी चीज हो गया, तो उसके अंदर आपके पास एक्सप्रेसिव एटीट्यूड ऐसा आता है कि आप किसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हो, समझा देते हो कि सामने वाले बच्चे बंदे को समझ में आ जाए, बच्चा गया सामने वाले बच्चे को, तो सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए। बट ऐसा बहुत कम होता है कि आपके पास वो क्वालिटी है बट आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सिमिलरली लैंग्वेज में यही होता है कि आपने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद अपने एग्जाम में आप कैसे उसे
एक्सप्रेस करते हो, कैसे आप उसे लिखते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप उसको अच्छे से लिख नहीं पाओगे तो उसका आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। ऐसा होता है, इसलिए आप जितने चीज को पढ़ते हो उतने अच्छे से आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने राइटिंग फॉर्म में, अपने रिटन एग्जाम में, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा अच्छा खासा। और आपकी टेक्निक, अब देखो टेक्निक की बात ऐसा है कि 100 में से 80 बच्चे कॉमन टेक्निक यूज करते हैं। कॉमन टेक्निक जो बच्चे 20 बच्चे, एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको, जो 20 बच्चे हैं वो 20 बच्चों के पास एक अच्छा टेक्निक होता है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे फॉर्म में लिखना है, मुझे अपना पेपर इस स्टाइल में स्टार्ट करना है, इतने टाइम में खत्म करना है, मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन को उतना टाइम देना है। लाइक उनके पास होता है स्ट्रेटेजी। ठीक है, अभी 20 बच्चों के पास स्ट्रेटेजी तो हो गया है। अब मेरा मान लो मैं वीडियो ये 80 बच्चों के पास पहुंचा, बट 80 बच्चे में से उसको 20 बच्चे सीरियस लेंगे, यस भैया सही बता रहे हैं। ठीक है, अब 20 बच्चे में से मात्र 5 बच्चे होंगे जो उसको उस स्ट्रेटेजी को उसका एप्लीकेशन कर ले, यानी उसको अप्लाई कर ले अपने एग्जाम के अंदर, एंड वही 5 बच्चे अप्लाई कर लेंगे। उन्हीं बच्चों का मार्क्स आता है 90 प्लस ओवरऑल। एंड अगर हम इंग्लिश या इंग्लिश में मराठी में बात करो तो 80 में से आपका 65 प्लस आउट ऑफ 80। तो देखो ये आपका पूरा आपका मैं ये दे दिया, आपका डेमो दे दिया बेसिकली। एक्चुअली सॉरी मेरे को गला बैठा हुआ है, बट स्टिल आपके लिए बना रहा हूँ बिकॉज वो गैप नहीं आना चाहिए। तो देखो बेसिकली बात ऐसा है कि आपको एक ओवरव्यू दे दिया, वीडियो लंबा होगा बट फिर वही बात कि आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा। बिकॉज पता है अगर आपको क्रिकेट का बैट पकड़ने नहीं आता तो आप शॉट कैसे मारोगे। सिमिलरली अगर आपको लैंग्वेजेस का पूरा अच्छे से एक समझ नहीं रहेगा तो आप पढ़ोगे कैसे। पढ़ हर कोई लेता है लेकिन उसको पढ़ना सही तरीके से तो पढ़ता है वो मैटर करता है। बिकॉज देखो नाव अगर चल रहा है, चलाते जा रहे हो बट आपके पास वो डायरेक्शन नहीं है कि यहाँ पे लेफ्ट मारना है, राइट मारना है, सीधा जाना है, आप बस चलाते जा रहे हो तो नाव चलाने का कोई फायदा नहीं और साथ में आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा। बट अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही स्ट्रेटेजी सही प्लानिंग के साथ जा रहे हो तो भाई आप एकदम अपने गोल तक पहुंच जाओगे। सिमिलरली इसलिए अपना जो इस चैनल का जो शुरुआत किया हूँ वो स्ट्रेटेजी के साथ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि सारे वीडियोस को देखने के बाद सारे सब्जेक्ट को डील कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपको मैं ओवरव्यू दे दिया। अब शुरू करते हैं लैंग्वेजेस के असली खेल में। फटाफट रखते हैं भाई, क्योंकि जितने कम में हो आपका मैं ये काम सल्टा दूं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर दूं ताकि आपको बार बार यहाँ वहां भटकना ना पड़े। तो देखो ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब स्टार्ट करते हैं आपका पेपर पैटर्न के साथ। तो पहली बात करते हैं, एकदम स्पीड में बोलूंगा तो आप बोलोगे भैया क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए एकदम स्लोली चलते हैं। तो पहला आपका आता है सेक्शन ए, आई मीन सॉरी सेक्शन 1, जो कि है आपका लैंग्वेज स्टडी। भाई अब हैंडराइटिंग सही आ रही है ना? बहुत बच्चे कह रहे थे यार भैया आपकी हैंडराइटिंग बराबर नहीं लिखते, मेरे पापा भी कह रहे थे कि भाई थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो ताकि बच्चों को समझ में भी आए। तो देखो लैंग्वेज स्टडी जो है वो आपका है 10 मार्क्स का। अब लैंग्वेज स्टडी के लिए आपका जो आता है वो आपका आता है डू एज डायरेक्टेड। बेसिकली आपका ग्रामर आता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके इसमें आता है आपका ग्रामर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2। तो अगर सेक्शन 2 की बात करूं तो सेक्शन 2 में आपका आता है पैसेज, जिसमें बेसिकली आपके 2 पैसेज आते होंगे जो कि आपका है ओवरऑल 20 मार्क्स का। एंड इसमें 2 पैसेज में आपका एक पैसेज आ गया, फिर आपके पास कुछ कंप्लीट एक्टिविटी आ गया, उसके में आपके कुछ वोकैबुलरी आ गए, यानी कि जो टेक्स्ट बुक के ग्रामर आते हैं। बेसिकली जो है ना आपका ये पैसेज आपका टेक्सचुअल रहेगा, टेक्सचुअल पैसेज। एंड आपका टेक्स्ट बुक का टेक्सचुअल का समझ रहे कि आपके जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स है यानी कि उसमें से रहेंगे, तो इनका वेटेज होगा आपका 20 मार्क्स। ठीक है, तो आते हैं आपके सेक्शन 3 में। अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें आपका आता है पोएम। ठीक है, अब पोएम आता है जिसका वेटेज है आपका 10 मार्क्स। एक आपका आएगा टेक्सचुअल पोएम, एंड जो कि 5 मार्क्स का पोएम आएगा बेसिकली। एंड ये पोएम आएगा आपका, एंड आपका एप्रिसिएशन आएगा।
एप्रिसिएशन आएगा आपका, ये भी 5 मार्क्स का आएगा। इन शॉर्ट आपका टोटल हो गया 10 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं आपको टिप बताता हूँ। टिप ये कि जो एप्रिसिएशन है, अभी आपका चल रहा है मई का महीना, ठीक है, और अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपका बोर्ड एग्जाम होगा फरवरी के एंड में। तो अभी आप क्या करो, आपके पास जितने भी, जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास 8 आपके पोएम है, तो सारे पोएम्स का एप्रिसिएशन बना कर रखो एक अच्छे फॉर्मेट में। अब देखो यहाँ पे आपका गेम ट्विस्ट होगा, क्योंकि सारे बच्चे एप्रिसिएशन एक सिंपल फॉर्मेट रखेंगे। दिस पोएम इज रिटन बाय डैश डैश डैश, द पोएट ऑफ द पोएम इज डैश डैश डैश। अब आपको मैं स्टार्टिंग में आपका इंप्रेशन बना सकता हूँ, देखो ऐसे, दिस पोएसी, पोएम, पोएसी रिटन बाय मी, पेन्ड बाय डैश डैश डैश। अब ये सब कुछ कुछ वर्ड्स है जिनका अलग मीनिंग है और एक एप्पल एक हाई लेवल का मीनिंग है, जिससे टीचर को लगेगा कि बच्चे के पास अच्छा खासा नॉलेज है चैप्टर के रिलेटेड, इंग्लिश के वर्ड्स के रिलेटेड। वहां देखो एक और यहाँ पे आपको स्किल बताता हूँ, स्किल नहीं एक टिप मान लो, या आप एक बेसिक नॉलेज मान लो कि 100 बच्चे, मतलब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 बच्चे में से 95 बोल रहा हूँ, 95 बच्चे क्या लिखेंगे एप्रिसिएशन में, पोएम, रिटर्न, ये सब लिखेंगे। अब आपको बनना है वो 5%, ये जो आपके 95% हो गए, आपको 5% बनना है जो लिखेंगे पोएसी वर्ड। रिटर्न की जगह आप लिखेंगे, ये पेन है, हाँ एक सेकंड हल्का सा गैप देता हूँ वरना भैया बोलेंगे पेन बाय। देखिए अब ये 5% बच्चे ही हैं जिनका अच्छा सा मार्क्स आता है, ये नहीं बोलो कि इनका नहीं आता, बट ये एक इंप्रेशन बना लेते स्टार्टिंग में। अभी बच्चे जब स्टार्टिंग में आपका इंप्रेशन बना लेंगे तो टीचर को लगेगा कि भाई थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। अभी आपको इसमें कुछ नहीं होगा भाई, ये तो आपको बस एक दो वर्ड है, ऐसी इस डिफरेंस को आपको समझो, ये डिफरेंट एटीट्यूड के साथ, ये डिफरेंट टेक्निक के साथ अगर आप पूरे पेपर अटेम्प्ट करते हो तब आपको मिलेगा अच्छा खासा मार्क्स। ठीक है, अब एक और चीज भी आपको मैं बता देता हूँ। बात ऐसा है कि आपको, मम्मी को स्टार्टिंग में इनको याद नहीं आया, बात ऐसा है कि आपको 3 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश हिंदी मराठी, यानी कि इंग्लिश हिंदी मराठी में से आपको किसी 2 में 90 प्लस मारना पड़ेगा अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में 90% वाले को प्लस लेके आना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 90% प्लस लेके आए तो आपको 3 में से किसी 2 में, या 3 में तो और अच्छी बात है, किसी 2 में 90 प्लस क्रॉस करना पड़ेगा। कंडीशन इसके सब्जेक्ट में भी आपको 80 प्लस आना पड़ेगा। तो आपका एक ओवरऑल दे दिया सेक्शन 1 2 3 का। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 4 का। एक्चुअली पता है भाई, मैं जो बुढ़वा है ना, ये बोर्ड ये हिल रहा है ऐसे ऐसे, मैं कैसे सोचता हूँ चिपका दूं, लेकिन चिपकाऊंगा मैं पता उखड़ उखड़ गया तो फिर इनको पड़ेगी मार। ये ब्लू है ना, तो आते हैं आपका सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 की बात करें तो ये आपका आता है नॉन टेक्सुअल पैसेज, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का नहीं रहेगा, ये रहेगा आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का, जिसका वेटेज बेसिकली 15 मार्क्स का है, जिसमें से 10 मार्क्स का आपका ये हो गया नॉन टेक्सुअल पैसेज। इसमें फिर से आपका वो लाइक टेक्सुअल पैसेज वाला सीन हो गया कि आपका फॉर्मेट रहेगा कुछ, आपका आंसर ये पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया, आपका एक्टिविटी हो गया, ये सब हो गया, ये आपका 10 मार्क्स का आ जाएगा आपका ये पैसेज। ठीक है, वही पैसेज सॉरी, उसी पैसेज के बेसिस पे आपको 5 मार्क्स का आएगा आपका समरी राइटिंग। ये 10 हो गया, ये 5 मार्क्स का आपको आएगा समरी राइटिंग। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 4 हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 का। सेक्शन 5 से आपका गेम शुरू होगा असली वाला, जिसको हम कहते हैं राइटिंग स्किल। एंड ये वही सेक्शन है जो डिसाइड करेगा कि आप इंग्लिश में 90 प्लस क्रॉस कर पाओगे या नहीं, बिकॉज इस सेक्शन को हम प्यार से कहते हैं सेक्शन 5, यानी कि आपका सेक्शन 5 को कहते हैं राइटिंग स्किल्स। सेक्शन 5 जो आपका आता है, भाई हैंडराइटिंग ऐसा लग रहा है बताओ, आज तक मैंने कभी जिंदगी में बोर्ड पे लिखा नहीं है। 10th में वजह मैं हेड बॉय बना था, मेरे को बस कभी कभार लिखने को मिल जाता था वो भी स्टूडेंट का नाम, वो भी मैं नहीं लिखता था। भाई दोस्ती तो है सब, क्या फंसाओगे बाद में लड़ना किसी से। तो मैं बहुत टाइम बाद बोर्ड पे लिखना, बहुत टाइम गया, पहली बार लिख ही रहा हूँ यार बोर्ड पे ऐसा, तो इसलिए हैंडराइटिंग ऊपर नीचे हो जाता है। स्टार्टिंग के वीडियो में चिन्ह से हैंडराइटिंग आ रहा था, बी विषय भी आता ही होगा,
तो ये सीन हो गया। तो देखो अब आगे बात करते हैं। सेक्शन 5 में राइटिंग स्किल आ गया। जो पहला आएगा आपका वो है आपका लेटर राइटिंग। ठीक है, अभी लेटर राइटिंग है। अभी लेटर राइटिंग के लिए आपका आएगा फॉर्मल या इनफॉर्मल। अभी आपका सीन हो गया। बट मैं आपको कहूंगा, मैं क्या आपके टीचर्स भी आपको कहेंगे, एंड मेरे टीचर्स ने मुझे कहा था कि बेटा मतलब सारे स्कूल के बच्चों को कहा था बेटा सबको फॉर्मल ही लिखना है। और फॉर्मल ही लिखना है, आप में से किसी को चुड़ रहेगा कि नहीं भैया मैं तो इनफॉर्मल लिख जाऊंगा, तो बेटा मार्क्स भी कटेगा, अच्छा खासा याद रखना। देखो बेसिकली फॉर्मल में होता ये है कि फॉर्मल में आप एक स्टेप्स रहते हैं। जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो या किसी ऑथोरिटी बॉडी को लिख रहे हो, जैसे कि पुलिस में लिख रहे हो, प्रेस में लिख रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, या गवर्नमेंट को लिख रहे हो, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो, तो उसमें आपका फॉर्मल लेटर आता है। बेसिकली इसका रीजन कि आप एक स्टेप्स रहेगा और आपको स्टेप्स का मार्किंग मिलेगा। तो लेटर राइटिंग में भी अच्छा खासा टिप मैं आपको बताऊंगा जो कि आपका है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मली लिखना एंड इसी का प्रैक्टिस कर लो। देखो अभी से आपको राइटिंग स्किल्स में आपको एक चीज डिसाइड कर लेना है कि मुझे क्या करना है। ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम में जाके चुलचड़ी और मैं साल भर लिख के आया हूँ एग्जाम्स में ये, एंड बोर्ड एग्जाम में जाके लिख दिया ये, तो साल भर आपको मार्क्स मिलता है इसमें 4, बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा 2। समझे मेरे ब्रो? तो ये गलती मत करना, हीरो और हीरोइन एज वेल। फिर दूसरी बात करते हैं, आता है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जो कि मुझे समझने में लग गया था 2 महीना कि बेसिकली मिस इसका मतलब होता क्या है। मेरे लिए समझाती थी अच्छे से, लेकिन मैं फिर भूल जाता था कि भाई इसका मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो इसमें बात ऐसा है, इसमें भी आपके 2 पार्ट आते हैं। पहला आता है आपका वर्बल टू नॉन वर्बल। ठीक है, अब इसका मतलब इनको नहीं समझ में आता था, तो बेसिकली वर्बल टू नॉन वर्बल के नीचे मैं एक और चीज कर देता हूँ। इसका सिंपल सा मतलब हो गया आपका, वर्बल टू नॉन वर्बल यानी कि पैराग्राफ से पैरा दिया जाएगा, पैराग्राफ उससे आपको बनाना रहेगा टेबल। अब टेबल क्या होता है भैया? टेबल यानी कि आपको फ्लो चार्ट बनाना रहेगा और डिपेंड ट्री डायग्राम बनाना रहेगा, यानी कि इंसान को टेबल बनाना रहेगा। ये पैरा से टेबल बनाएगा नहीं, वर्बल टू नॉन वर्बल। जो दूसरा आता है आपका नॉन वर्बल टू वर्बल, तो इसका मतलब होता है टेबल से आपको बनाना रहेगा पैरा नहीं कि पैसेज हो गया, जैसे मान लो पैसेज। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स यहाँ हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा सेक्शन। तो तीसरा जो आपका सेक्शन है ये भी आपका 5 मार्क्स से ही है, जो कि आपका प्यारा सा दुलारा सा स्पीच राइटिंग। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, स्पीच राइटिंग पहुंचते पहुंचते आपका 97% ऑफ टाइम खत्म हो जाता है, समाप्त, क्योंकि बच्चों का यहीं से पेपर छूट जाता है। इसके पीछे आपको चाहिए एक अच्छा खासा टाइम मैनेजमेंट। तो स्पीच राइटिंग हो गया, और स्पीच राइटिंग बेसिकली बहुत इजी होता है, मेरी बात मानो, स्पीच राइटिंग इज वेरी इजी। बस आपके लिए होना चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट। मेरा स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता था बताऊं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं स्पीच राइटिंग को आपका तो एक आपको ये मान लो आपका वो आंसर शीट हो गया, तो आपने भी सुना कि 2 फिंगर शीट हो, ऐसे आपको यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसा का यहाँ पे टॉपिक लिखिए, यहाँ से स्टार्ट करो। बट मैं ऐसा करता था, यहाँ पे आपका टॉपिक लिख दिया, फिर यहाँ पे बीच में यानी कि पेज है, फिर बीच में मैं आपकी तरह कुछ कोट्स लाइंस, जहाँ पे टीचर हो जाती, यानी कि जो एग्जामिनर जो पेपर चेक करेंगे, यानी स्कूल में टीचर हो जाती इंप्रेस कि बंदे ने अच्छा स्टार्ट किया है। अब बीए सिर्फ 5% लोग करते हैं एंड ये 95% लोग करते हैं, इसलिए 5% का मार्क्स आता है ज्यादा, इनकम हो जाता है कम। तो ये आपका ऐसा हो गया, एंड फिर यहाँ से अपना ये फॉर्मेट चालू कर देता है ऐसे ऐसे। इससे फायदा ही होता था कि पॉइंट नंबर 1 कि आपका थोड़ा सा स्पेस खा गया, पॉइंट नंबर 2 आपका पेपर लेंथी हो जाएगा, यानी जब आपका पेपर 2 पेज में खत्म हो जाता है आपका ये स्पीच राइटिंग, ये चला जाएगा ऊपर 2.5 पेज। तो ये थोड़ा बहुत आपको चुटाई लगाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा आपका पेपर लेंथी होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको छल बल तल सब लगाना चाहिए, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा, याद रखना, हीरो हीरालाल। फिर हम आपका बात करते हैं सेक्शन 5, ये है ना, ये था। अब इसको रख करते हैं।
तो अब यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है नेक्स्ट, ये सब ब्लू ब्लू है तो इसको ब्लैक ले लेता हूँ। 5 मार्क्स का है जो कि आपका एक्सपांशन ऑफ आइडिया, या ऑप्शन में आप लिख सकते हो रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट यानी कि न्यूज रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग। अब मैं आपको फिर एक सजेस्ट करूंगा वही पे पुरानी वाली बात कि आपको वो चुनना है जो कि आप साल भर यूज करोगे। ये नहीं कि अपने स्कूल के सेमेस्टर में, यूनिट में, प्रिलिम्स में, क्लासेस वाले सब में एक्सपांशन आइडिया लिख के आए और बोर्ड में आपका टॉपिक हार्ड है तो अब आगे रिपोर्ट राइटिंग जिसका आपको फॉर्मेट ही नहीं पता, फिर गलती मत करना हीरो। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से आपको फॉर्मेट स्टार्ट कर लेना है एंड आपको स्टार्टिंग से एक ही जो आपका टॉपिक है उसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि कभी एक्सपेंशन तो कभी रिपोर्ट, कभी ये कभी वो, ये नहीं करना है। साल भर एक ही चीज को पकड़ो एंड उसी के ऊपर वर्क करो। या आपने सुना होगा कि 1000 तरीके से मत मारो, एक ही तरीके को 1000 बार प्रैक्टिस करो, आपका शॉर्ट टर्म टारगेट पे लगेगा। तो लाइक मैं थोड़ा मॉडिफाई करके बोल रहा हूँ, तो सेम आपको यहाँ पे ये करना है। तो आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया हो गया एंड आपका हो गया ये। फिर आपका जब लास्ट है आता है, ठीक है, जब आपका जब लास्ट आता है वो है आपका 5 मार्क्स के लिए। देखो भाई माइक्वा बंद है कि चालू है। इसलिए मैं बताया मैं आपका ज्योग्राफी का वीडियो शूट कर रहा था, मैंने भाई उसको 15 मिनट तक बोलते क्या ऐसा कि माइक डिस्चार्ज है, मेरा पोपट हो गया, मैं दोबारा शूट किया बट दोबारा का कम टाइम में शूट हो गया अच्छे से। तो 5 मार्क्स का आपका है स्टोरी राइटिंग है बेसिकली। तो स्टोरी राइटिंग में आपका जो पहला आता है वो आता है डेवलप अ स्टोरी, ठीक है, एंड दूसरा आता है नरेट अ स्टोरी, ऐसा ही है शायद। अब बेसिकली बात ऐसा है कि डेवलप अ स्टोरी में आपको स्टोरी बनाना पड़ेगा। आपको मतलब आपको एंडिंग क्या रहता है और आपको यहाँ से स्टार्ट करना रहेगा। नरेट स्टोरी में आपका क्या रहेगा कि आपको स्टार्टिंग क्या रहेगा, आपको एंडिंग करना रहेगा। तो इसमें आपको ये हो गया। अब ये देखो ये वाला आपका इजी है, तो इसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इसको करो या इसको करो। डेवलपर स्टोरी यानी कि आपको ये नहीं है कि आप ऐसा है कि आपको मतलब एंडिंग रहेगा, आपको स्टार्टिंग करना है, इसमें एंडिंग स्टार्टिंग या एंडिंग करना है, तो ये सीन है। तो ये नहीं रहेगा कि आप मैं आपको इसमें ये नहीं कहूंगा सॉरी कि ये करो या ये करो, मैं तो कहूंगा इसमें दोनों करो। मैं बाकी में तो क्या कहता या तो ये करो या तो ये करो, बट इसमें कहूंगा आपको या तो ये नहीं, इसमें दोनों का प्रैक्टिस करो। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में कोई भी आपको इजी आ सकता है। होता है ना कभी कभार कि आप लोग एक्सपर्ट होंगे स्टोरी बनाने में, कैसे कैसे यहाँ से चले वहां पहुंच गए, तो वो सब आप ये आपको इजी है और ये आप ऑन द स्पॉट लेना। देखो ये जो आपका सेक्शन है इसको आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है, लेकिन ये जो आपका सेक्शन है ये वाला, इसको आपको प्री डिसाइड रखना है ताकि कितना भी टफ आ जाए लेकिन आपको फॉर्मेट पता है तो सब पता है, उसको कर ले जाओगे बिकॉज आपने इसको साल में प्रैक्टिस किया है। तो आपका पूरा आपका हो गया पूरा साम नाम दंड भेद। अब मैं आपको कुछ ग्रामर के टॉपिक्स बताता हूँ जो कि डुअल कैरेक्टर में आ सकता है। एक्चुअली पता है आपको मैं अपने इंग्लिश का स्टोरी का सीन बताऊंगा आने वाले किसी वीडियो में। मेरा इंग्लिश में ना जो स्टार्टिंग में डुअल कैरेक्टर आता है ना भाई, उससे मेरी लंका लग गई। मेरा उसमें 10 में से 6 रॉन्ग हुए, मैं मेरी सिक्की पिट्टी गुल। उस डर की वजह से मैं अपना पेपर खराब चला गया इंग्लिश का, जो कि मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग था भाई। इनफैक्ट मेरा अभी भी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मेरा बोर्ड में इंग्लिश में अच्छा खासा मार्क्स है 12th के बोर्ड में, बट 10th के बोर्ड में शर्म आती है इंग्लिश के मार्क्स से, जो कि 82 83 ऐसा कुछ है शायद। बट वो भी मेरे सिली मिस्टेक्स ने वो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे उस टाइम पे काम नहीं किया, जो कि मैं फिर उसके बाद से मैं लेसन लिया एंड मैंने उसको हिंदी मराठी में रिपीट नहीं किया, इसलिए मेरा हिंदी मराठी मार्क्स तगड़ा मार्क्स आया। अलजेब्रा मेरा खराब गया था, उससे मैंने लेसन लिया, ज्योमेट्री मेरा आउट ऑफ से 1 मार्क्स कम रह गया। तो ये लेसन्स ऑन द स्पॉट आपको सोचना पड़ता है। तो चलो आपको कुछ ग्रामर्स में टॉपिक्स बता देता हूँ। ग्रामर के कुछ ऐसे तो आपको साल भर में बहुत कुछ कराया जाएगा स्कूल में, ग्रामर बहुत चीज कराया जाएगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपको क्वेश्चन पूछते हैं। इंफिनिटिव्स वाला पार्ट है जिसमें आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें से जेरेड वाला वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है टेंसेस, टेंसेस भी आपका इंपॉर्टेंट है।
भैया टेंसेस में अभी तक भूल जाता था 11th तक। 12th के बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मेरे को अच्छे से समझा कि भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे टेंसेस का याद करना है। टेंसेस हो गया, फिर आपका आता है मॉडल ऑक्सिलरी। ये महा इजी है भाई, महा इजी। फिर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपका एक कंजक्शन भी आता है। फिर आता है आपका फिगर ऑफ स्पीच। हैंड राइटिंग लग रहा है एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, क्या करूं। आप लोग तो हैंड राइटिंग की तारीफ नहीं करते हैं, खुद ही अपनी हैंड राइटिंग की तारीफ कर लेता हूँ। ये आपके इतने पार्ट हो गए। इसमें कुछ अगर कुछ रॉन्ग है तो मेरे को कुछ दो पार्ट और मैं भूल रहा हूँ। एक दो पार्ट क्या है भाई वो, वॉइस कुछ करके, हाँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फिर आपका आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है जी। तो अगर आप इतने ऊपर ले जाओगे तो आप आराम से पूरे ग्रामर में अच्छा खासा 7 से 8 मार्क्स आपका यहाँ पे अच्छा फिक्स हो जाएगा, अगर इतने अच्छे टॉपिक्स अच्छे से कर ले जाते हो तो। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो से बताऊंगा। तो फिलहाल अपना रुमाल ले लेते हैं, इनको कर लेते हैं साफ। अब आते हैं अपने कंक्लूजन में, एंडिंग में हम आ चुके हैं, एंड फेज में, एंड गेम में, कि हम आपको भैया अब वो बताया जाएगा जो कोई नहीं बताता। यार आपने कभी सोचा है, मेरे को सर्दी मतलब इतनी घोर गर्मी में गला जाम हो गया अभी ठंडा पानी पी पी के। तो देखो पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ टिप्स बताता हूँ। थोड़ा सा डिजाइन वाले थे। अब बात ऐसा है कि आपको पहले सारे पोएट के नाम याद कर लो यार। ये मैंने आपको हिंदी में बताऊंगा, बट पोएट नेम को लर्न कर लो, बिकॉज इससे आपको यूज हेल्प पड़ेगा आपको। क्या नाम है, एप्रिसिएशन में हेल्प पड़ेगा। गुरु मंत्र, इसको कुछ गुरु मंत्र का टॉपिक है, गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र लेना सीखेगा, क्या दे भैया मंत्र, कैटलिस ज्ञान, फिर इसका नाम लेते कैटलिस ज्ञान आ जाते हैं। बिकॉज गुरु हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, हमारे सारे टीचर जो उनका उनके बराबरी में नहीं ले सकता, इसलिए कैटलिस ज्ञान देते हैं भैया। तो कैटलिस ज्ञान में बात करते हैं तो पहला पता है पोएट नेम, जो कि आपका एप्रिसिएशन में काम आएगा। एट द सेम टाइम अगर आपने पोएम में ऐसा कुछ पार्ट आ गया या आपको कुछ लाइन ऐड करना है तो आप लाइन को भाई बड़े अच्छे से कर सकते हो। एक लाइन बड़ा मस्त है, एक लाइन को याद रखना। लाइन वो है एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड टेक सकते हो एटीट्यूड, लेकिन यहाँ पर स्पीच राइटिंग में जाएगा तो उसको मैं आपको अभी दिखा दूँ, मजा नहीं जाएगा, वरना आप उनको लिख सकते हो तो मजा नहीं आएगा। जाने दो, हाँ नहीं तो आने वाली वीडियोस के लिए आपको मैं बताऊंगा इसमें। हाँ तो देखो ये पोएट नेम लेसन आपको सारे लर्न कर लेना है। अब दूसरी बात करते हैं, पैटर्न फिक्स कर लो भाई, पैटर्न फिक्स कर लो। अगर आपके पैटर्न फिक्स हो गए, अगर आपके पैटर्न फिक्स हो गए कि मुझे भाई ऐसे ही स्टार्ट करना है अपना स्पीच राइटिंग, मुझे ऐसे ही अपना स्टार्ट करना लेटर राइटिंग, कोई भी टॉपिक है, लेकिन आपको स्टार्टिंग का फिक्स रखना है, बिकॉज ये आपको ना टाइम बचाएगा। बिकॉज आपका पैटर्न फिक्स रहेगा तो ये आपका सेव करेगा, ये अगर पैटर्न फिक्स रहा तो आपका सेव करेगा टाइम, ठीक है। अब टाइम से सेव करने से मुझे याद आ गया जो तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्या भाई टाइम मैनेज कैसे करते हो एग्जाम के टाइम पे, टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा आपका कितना अच्छा मार्क्स आएगा। बिकॉज फिर वही बात है कि 70 to 75% बच्चे टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से उनका पेपर इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। अभी भैया मारकर मत गिरो यार आप। अब टाइम मैनेजमेंट आएगा कैसे, तो टाइम मैनेजमेंट आएगा आपका मॉक देने से, जो कि आपको मैं बताऊंगा आपको कब देना है, बाकियों कितना मत सुनना, मैं आपको सही टाइम बताऊंगा। बिकॉज मेरे टाइम पे जो जब मेरे एक्चुअली जो मेरे कॉम्पिटिटर्स यानी मेरे कॉम्पिटिटर्स आई मीन कॉम्पिटिटर सही रहेगा, बट हाँ मेरे क्लासमेट जो थे उन्होंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था फरवरी में, एंड आपके भैया ने स्टार्ट किया था जनवरी में। तो इसके पीछे भी मेरे भैया ने हेल्प किया था, मेंटर थे जो मेरे, उन्होंने हेल्प किया था। अब इसका तीसरा आ गया, फिर चौथा की बात करें। अब आपको लाइंस कोड्स फाइंड करने हैं
फॉर ऑल प्रोज, सारे चैप्टर्स के लिए एंड सारे पोएम के लिए, जिसका यूज आपका हो, जिसका इसका आपको जो हेल्प मिलेगा, हेल्प वो आपको मिलेगा किसमें, स्पीच राइटिंग में मिलेगा, इसका आपको हेल्प मिलेगा पर्सनल रिस्पॉन्स में, ठीक है। कि आपको फाइंड करना है हर चैप्टर के रिलेटेड, जैसे कोई आपका चैप्टर होगा व्यक्ति स्टोरी मान लो, तो कोई इंस्पायरिंग होगा तो आपको कुछ इंस्पिरेशनल लाइंस या कोट्स ढूंढने हैं। कोई चैप्टर होगा जो बहुत लाइक कॉमेडी टाइप का, तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, बट कुछ लाइफ लेसन वाले चैप्टर्स हो गए तो उसके लिए आपको फाइंड कर लेंगे। ऐसे आपको पोएम के रिलेटेड कुछ आपकी ये लाइन्स फाइंड कर लेना है, तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। फिर जो आपका पांचवा आता है, इसमें आपका क्या हो गया, आपका मार्क्स हाँ कर सकता है, आपका मार्क्स हाँ समरी राइटिंग है, समरी राइटिंग, समरी राइटिंग भैया आपको देखना, आपके स्कूल के जितने सेमेस्टर प्रीलिम्स यूनिट टेस्ट क्लासेस के सेमेस्टर प्रीलिम्स जो भी लगे, आपको नोटिस कर दे समरी राइटिंग में आपको मिलेगा 2-2.5 ऐसा आउट ऑफ 5, बिकॉज मार्क्स नहीं मिलता यार, मार्कर मेरा क्यों हो रहा है भैया, मार्क्स नहीं मिलता समरी राइटिंग में, आपको मार्क्स इजीली नहीं मिलता। तो समरी राइटिंग में करना क्या पड़ेगा, फिर वो जो समरी राइटिंग है इसमें आपको 3 से ऊपर लेके आना पड़ेगा भाई। इस क्षमा करें, मार्कर मेरे परेशान कर रहे हैं, देखो ये बंद अब नहीं होगा। हाँ, तो बेसिकली समरी राइटिंग में क्या होगा कि आपको एक अच्छा कोई वीडियो देखना है यूट्यूब से, जबकि आपको बड़ा समरी राइटिंग अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करती, अगर इतना कर देती है तो आप उसे कुछ कुछ टॉपिक्स आप पीवाईक्यू उठा लो, पीवाईक्यू वाले समरी राइटिंग उनको आप सॉल्व करो, एंड अगर आप पॉसिबल हो तो अपने स्कूल में टीचर्स से, आपके जो इंग्लिश टीचर होंगी उनसे एक बार चेक करवाना, प्लीज दिस इज अ पैसेज एंड प्लीज चेक माय समरी एंड प्लीज गिव द मार्क्स अकॉर्डिंग विदाउट एनी बायसनेस, या हाँ यार तुम्हारा फेवरेट बच्चा है, तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट है, ऐसा ना हो, तो आप इसको चेक करवा लेना। अगर ऐसा सब कर लेते हो आप फॉलो लास्ट तक, तो भैया नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 60+ आउट ऑफ 80 स्कूल एग्जाम्स में। बोर्ड एग्जाम में आपको आराम से 65 पहुंच जाता है। अब सबसे बड़ा मंत्र आपका सबसे एंड का गेम, आप आई होप आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो, मैं शायद हटा था, जो बिगेस्ट यहाँ का जो कैटेगरी ज्ञान है, लैंग्वेज में मार्क्स कब मिलेगा वो डिपेंड करता है योर पेपर शुड बी डिफरेंट। Your paper should be different from others। अगर ऐसा हो गया तो भैया फिर ये जो 60 देख रहे हो ना, ये टाइम ही लेगा, ये पहुंच जाएगा पर 70+ आउट ऑफ 80 एंड सक्सेसफुली able to score 90+ in your board exams in English languages as well as other subjects of English, Hindi, मराठी। ठीक है, देखो बेसिकली बात ऐसा है, जब आपको मैं चीज सिनेरियो देता हूँ, आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो, ठीक है, आपके स्टार्ट जैसे जहां तो मुझे याद है कि एक रो में 8 बेंच होते हैं एग्जाम्पल, तो 8 बेंच हो गया लाइन से सीट नंबर वाइज ऐसे हुआ, स्टार्टिंग के 5-6 बेंच वही आपका ये 100 में से 80 वाले बच्चे हो गए, स्टार्टिंग के 7-8 बेंच, स्टार्टिंग के 6-7 बेंच ऐसे हो गए, फिर सबका टेक्निक कॉमन है, सब वही लिख रहे हैं ABCD है, मतलब इन द सेंस एग्जांपल ले रहा हूँ, सब वही सेम पैटर्न लिख रहे हैं, जो कोई डिफरेंट नहीं है। मैं कौन सा वर्ड याद है उसको रिलेट करूँ, जो आपको बताया था क्या नाम है एप्रिसिएशन में, कि पोएट एंड रिटन, ये आपके 70 बच्चे हो गए 100 में से एग्जांपल, स्टार्टिंग के आपके 6-7 बेंचेस ऐसे हो गए पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में। बट फिर आपका आता है आपका पेपर, अब आपने पेपर में लिखा है पोएसी वर्ड, ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए हैं आपने अपने पेपर में, पोएट के नेम ये सब यूज किया, आपने पैटर्न फिक्स किया है, आपने आपको ऐसे लाइन लिखा था कि आपने कोट्स लाइन से सब ऐड किए पोएम में, आप पोएम में पूरे स्पीच राइटिंग में आपके पास सब फॉर्मेट फिक्स है, आपने सर एकदम सीक्वेंस में लिखा है, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिकली लिखा है, तो आपको नहीं लगता कि आपका पेपर बाकियों से अलग है, योर पेपर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड फिर टीचर के हाथ से मिलेगा मार्क्स छूटेगा, कह रहे यार स्टार्टिंग के 7 बच्चे तो वही लिखे हैं ए, और ये बंदे ने अरे वाओ इसने क्या मस्त लिखा है, मतलब क्या अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं, अच्छे से सेंटेंस फ्रेम किया है,
तो फिर आपको 5-6 मार्क्स में एक्स्ट्रा मिल जाता है, टीचर के हाथ से मार्क्स छूट जाता है लैंग्वेजेस में। एक चीज याद रखना, बिकॉज ये सत्य है। अगर आपको विश्वास होगा अपने बोर्ड एग्जाम से पहले आपको स्कूल एग्जाम में जो प्रीलिम्स होगा ना, उसमें आप देखना ऐसा ही होगा। तो ये सब कुछ कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो कैटलिस्ट ज्ञान दिया हूँ, तो वो सब आप सीखो और अपने स्कूल एग्जाम्स में अप्लाई करना स्टार्ट करना। बट बिफोर इट अपना एक बेस बनाओ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। देखो ये जब मैं बता रहा हूँ ना, ये मुझे ज्ञान समझ में आया था नवंबर के एंड में, नवंबर के आसपास में, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ मई के महीने में। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू स्टडी 12 आवर्स and 14 hours. You are not preparing for JEE, NEET, CET. You are preparing for a class 10 board exam, which is the first exam of your life. If you are giving dedicatedly 7 to 8 hours for your board exams, you can able to score 90% plus very easily. Remember this, समझे? तो इट्स अ वेकेशन टाइम, आपको एक अच्छा सा प्लान बनाना है, बिकॉज आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे। सो रिमेंबर दिस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आने वाले वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर हिंदी। तब तक ये बने रहिए।